नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वट सावित्री पर्व पर सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष का पूजन कर सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। कोतवाली पुलिस द्वारा 3 शातिर चोरों को चोरी की मोटरसाइकिल के पार्ट्स के साथ किया गया गिरफ्तार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज, उठाए कई सवाल। और बीएचयू प्रशासन की लापरवाही आई सामने, परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को नहीं मिल सका प्रश्न पत्र। और अब खबरें विस्तार से। वट सावित्री पर्व पर सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष का विधिवत पूजन कर सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन दर्श अमावस्या का भी संयोग बन रहा है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। बरगद के पेड़ को वट वृक्ष भी कहा जाता है, जो इस व्रत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या की थी। इसी कारण इसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे बैठकर वट सावित्री व्रत कथा सुनती हैं। बिना इस कथा को सुने व्रत पूरा नहीं माना जाता है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं। सोमवार को वट सावित्री पर्व के अवसर पर 16 श्रृंगार में सजी महिलाओं ने वट वृक्ष के समीप पहुंचकर विधि विधान से पूजन किया, वट सावित्री व्रत की कथा सुनी और अपने पति के दीर्घायु की कामना की। गुरुजी, किस तरह की परंपरा है ये, क्या है, या किस तरह का पर्व है? ये वट सावित्री पूजा है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अमावस्या में इसको किया जाता है। सौभाग्य की रक्षा के लिए सावित्री जब यमराज से अपने पति को मांग के आई, उसी समय से ये पर्व मनाया जाता है। और सावित्री जी ने जब यमराज से जो मांगा कि मेरे पति की दीर्घायु चाहिए, तो उस समय से ये त्योहार चालू हुआ है। और उसी समय जो इसमें चना है, फल है और बट वृक्ष की जो है पूजा करते हैं। भगवान बट वृक्ष भगवान शिव का स्वरूप है और इसी की लोग आराधना करते हैं कि हमारे सौभाग्य की रक्षा हो और हम सदा सौभाग्यवती रहें। उसी के लिए औरतें अपने आती हैं और अपनी पूजा करती हैं। तागे बांधे जाते हैं, तागे जो 7 तागे बांधे जाते हैं, 7 तागे से कि 7 जन्म की हमारा साथ रहे और कभी जो है हमारा सौभाग्य जो है हमसे विफल ना हो गए। उसी सौभाग्य रक्षा के 7 धागे जो है बट वृक्ष में लगाए जाते हैं और बट वृक्ष भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सौभाग्य की रक्षा रहे। और जो है उसमें फल है, श्रृंगार का सामान है, चने का भींगा हुआ चना है, उसमें जो है लोग चढ़ाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। कैसे खत्म करते हैं व्रत को? इसको जो है चने को, कोई लोग चने को घोंटती हैं और कोई बट के जो है टुसा को जो है होता है उसको घोंट के लोग इसका पारायण करते हैं। फिर उसके बाद अन्न खाती है जब तक जब निराहार रहती है। पति सौभाग्य की रक्षा के लिए व्रत करती है। हम यहाँ पे वट वृक्ष का पूजन करने आए हैं। ये सुहाग के व्रत के लिए प्रसिद्ध है और ये व्रत बहुत अच्छा माना जाता है। हम लोग व्रत नहीं करते हैं लेकिन दर्शन पूजन करते हैं। परिवार के लिए, हस्बैंड जी के लिए करते हैं, अपने सुख शांति के लिए और देश में सब सुख शांति रहे, परिवार सबका बना रहे। हम लोग इसी से साल भर से जो होते इंतजार करते हैं इस समय पर कि हम लोग पूजा करें, अपने पति देव जी का लंबी आयु मांगे, अपने बच्चों के, अपने घर परिवार में सुख शांति हो, हमारे जितने भाई बंधु उन लोग की भी सुख शांति मिले, सब लोग अच्छे रहे। बस इसका क्या, कैसे वट पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि अपने पति के लिए, पति के आयु के लिए, पति का दुख समृद्धि के लिए, पति सुखी रहे, जीवन का साथ रहे, उनके लिए उनके साथ हम लोग पड़े रहें।
कोई भी है दुख सुख, बहुत पति हैं मारते पीटते हैं औरतों को पिलते हैं, लेकिन कितने पति हैं सुख शांति के लिए कितनों रहती हैं औरतें अपना पति के लिए मांगती हैं, सब लोग भी हैं। तो हमको जजमान यहाँ लेके आए हैं वट सावित्री कथा को सुनाने के लिए। वट सावित्री कथा इसलिए होता है कि जो स्त्रियां हैं उनके पति को जीवन दान देने के लिए, उनको स्वस्थ रहने के लिए, जीवन भर साथ रहने के लिए कथा को सुना जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। कोतवाली पुलिस द्वारा 3 शातिर चोरों को चोरी की मोटरसाइकिल के पार्ट्स के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा पत्थरगली जतनवर से हुई मोटरसाइकिल की चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद कर शातिर 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर हरिश्चंद्र पार्क के अंदर से चोरी करने वाले 3 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी गए मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद किए गए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर धारा 317(2) व धारा 317(5) बीएनएस की बढ़ोतरी किया गया तथा गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली क्षेत्र में पत्थर गली के पास एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसके घर से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई। 25/5 को उसके द्वारा ये थाना कोतवाली पर सूचना दी गई और सूचना मिलते ही संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई। कल ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत जब संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की जा रही थी, तब हरिश्चंद्र पार्क के पास 2 लोग जो संदिग्ध दिखे उनको चेकिंग के लिए रोका गया और पूछताछ में जब उनके साथ खोजबीन की गई, पूछताछ की गई, तो पता चला उन दोनों लोगों ने ही वो जो चोरी की गई मोटरसाइकिल थी उसको चुराया था। पूछताछ में ये भी पता चला कि वो दोनों पहले मोटरसाइकिल चुराते थे और फिर उसके बाद पिशाच मोचन के पास एक कबाड़ी वाले की दुकान के पास उसे कबाड़ में बेच देते थे और वो व्यक्ति उसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगह बेचता था। उन तीनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैम, एक पीड़ित परिवार से बोला कि हमारी कोई कसूर नहीं है, ये कागज पत्र जारी रहते हुए भी जबरी हमको फंसाया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी भी कार्रवाई की गई है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे की गई है। सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उस जो चोरी की गई मोटरसाइकिल है वहां उस व्यक्ति के घर से लेकर के पिशाच मोचन मंदिर तक और जो कबाड़ वाले की दुकान है वहां तक, जब सारी चीजें हम लोगों के द्वारा वेरीफाई कर ली गई है उसके बाद ही गिरफ्तारी की गई है। जो चोर है उनके ऊपर क्या ये पहले भी और चोरियों में उनका अभी तक जो क्रिमिनल हिस्ट्री है 2 लोगों के ऊपर नहीं मिली है। एक व्यक्ति के ऊपर मारपीट की धारा में पहले भी अभियोग पंजीकृत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कहा, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, अपनी पत्नी के सिंदूर की हिफाजत नहीं कर पाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। अजय राय ने कहा, जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो खुद ही अपनी पत्नी जशोदाबेन के सिंदूर की हिफाजत नहीं कर पाए। तिरंगा यात्रा को लेकर कहा कि शिक्षण संस्थान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, सरकारी दफ्तर, सरकारी कर्मचारी को भी शामिल कर डीजे बजवा रहे हैं और शहीदों के परिवारों से नहीं मिल रहे हैं, न उनका सम्मान कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता शुरू होने से पूर्व शहीद जवान जो देश की रक्षा के हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दिए व पहलगाम हमले में मृत लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि देश की संप्रभुता और देशवासियों के स्वाभिमान की रक्षा में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी शहादत देने वाले भारत माता के सभी वीर सपूतों, शहीदों को कोटि कोटि नमन और कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धांजलि। जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देश के खातिर दे दी। देश सदैव उनका ऋणी रहेगा व हमले में जो भारतीय नागरिक शहीद हुए उनके परिजनों के प्रति सदैव संवेदना रहेगी। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बहनों के माथे का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकवादी कब मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी जवाब दीजिए और सिंदूर के नाम पर वोट मांगना बंद करिए। पहलगाम के आतंकी हमले के तुरंत बाद कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता का आह्वान करते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई।
हमारे सैन्य बलों ने पूरी सैन्य नैतिकता के साथ अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया। इसके बावजूद मोदी जी की सरकार बैठ गई और देश को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा से ये जानकारी मिली कि सीज फायर कर दिया गया है। उस दिन से आज तक ट्रंप ने कई सार्वजनिक मंचों पर लगातार ये बयान दिया है कि व्यापार की धमकी देकर अमेरिका ने ये सीज फायर करवाया। उसके बयान में बार बार व्यापार और सौदे का जिक्र हुआ, लेकिन आज तक मोदी जी की सरकार ने न ट्रंप के बयान का खंडन किया, न ट्रंप प्रशासन को कड़ा सार्वजनिक संदेश दिया। आखिर क्यों? उन्होंने कहा, हम लोग तो यही जानते हैं कि रगों में खून का संचार होता है, पर मोदी जी के रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। जो आज हमारे देश के जाबाज सैनिक शहीद हुए, जो हमारे देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक जो पहलगाम में शहीद हुए, जो पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए, उस पे जो ये प्रधानमंत्री जी हैं पूरी तरीके से राजनीतिक मार्केटिंग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ये ड्रेस पहनकर, इसमें कहीं भी सेना के जवान या सेना की हमारी वीरांगनाएं सैफिया कुरैशी, भूमिका सिंह और सेना के थल सेना, वायुसेना या जल सेना के अध्यक्ष, कहीं पर भी इनकी कोई फोटोज नहीं है, या किसी भी इसमें और रक्षा मंत्री और किसी की फोटो नहीं है। केवल मोदी जी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं ये आर्मी का ड्रेस पहनकर। ये कि आज ये पूरी तरीके से जो देश के लोग अपने सेना के साथ, अपने बहादुर जाबाजों के साथ खड़े हैं, उसमें जो मार्केटिंग, तिरंगा यात्रा, डीजे बजा रहे हैं, शहनाई बजा रहे हैं, कहीं पर भी शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन नहीं रखा जा रहा, शहीदों की को शोक संवेदना नहीं की जा रही और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है। पूरे आप यूनिवर्सिटीज में, विद्यापीठ और संपूर्णानंद में आप पूरे एक यूनिवर्सिटीज का राजनीतिकरण कर रहे हैं। इसके संदर्भ में कि जनता जाने कि देश के प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से, जैसे इन्होंने कोविड वैक्सीन के समय में जो कोविड वैक्सीन लगी थी उसमें अपना फोटो लगवाया था। आप देख सकते हैं अभी रेलवेज के पूरे अभी जो टिकट मिल रहे हैं उसमें अपनी फोटो लगा रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये जैसे कोविड वैक्सीन में था, इसी तरीके से मोदी जी भी रेलवे के टिकट में फोटो लगवा रखा है। और बाद में कोविड वैक्सीन जब उसके बारे में साइंटिस्टों ने कहा कि इससे मौतें हो रही हैं, तो उसका उनका फोटो हटाया गया और ये फोटो देखिए अभी सिंदूर ऑपरेशन का पूरा मार्केटिंग कर रहे हैं। इस नाते हम लोगों ने आज आपके बीच में ये बात रखने का प्रयास किया है। नहीं, पूरी तरीके से पूरा देश हैरान है कि जो आप ऑपरेशन सिंदूर करके जो आपने बड़ी बड़ी बात की थी कि भाई एक इनके, ये देखिए आघात किसको पहुंचेगा, ये आप देखिए, ये आघात मोदी जी को पहुंच रहा है कि जिसका मांग में सिंदूर भर के लाए उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो आघात तो सीधे सीधे मोदी जी, गांधी परिवार तो बात कह रहा है कि भाई जो आप जिस तरीके की आपसे सवाल किए गए उसका जवाब दीजिए कि जयशंकर ने कहा कि हमने बता दिया था पहले ही, ऑपरेशन के पहले ही, कि हम आतंकवादी अड्डे पर हमला करने वाले हैं और अलर्ट कर दिया। उसी का राहुल जी ने जवाब कहा कि भाई इसका जवाब दीजिए, जयशंकर बोले या देश के प्रधानमंत्री जी बतावें कि क्या ये जो आपने बता दिया था जिससे आतंकवादी वहां छिपे रहेंगे, वो क्या जो आतंकवादियों ने हमारे नौजवान, हमारे देश के नागरिकों को मारा पहलगाम में, क्या उनको मिट्टी में मिलाया आपने? यही जानकारी राहुल जी ने कहा, इसकी जानकारी पूरा देश जानना चाहता है, बताइए। इस नाते केशव मौर्य जी भी परेशान है, उनको मिर्ची लगी है, और मोदी जी भी परेशान है, पूरे देश के भाजपा के लोग परेशान। मौर्य जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरफ बोलते हैं। भाई आप ये तय देखो ना कि भाई जयशंकर किसकी तरफ से बोल रहे थे, विदेश मंत्री के बारे में भी तो बता दें मौर्य जी कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं या हिंदुस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इस पे जरा देश को बता दें कि मौर्य जी की जयशंकर ने किसकी भाषा बोला है। अरे भाई ये तो लिस्टेड है बीजेपी, ये पहले ही कहा था, मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ भाजपा के लोगों से आप उठाकर पहले से देख लीजिए कि इनके सिंगर कुलदीप सेंगर एमएलए उन्नाव जेल काट रहे हैं, जीवन कारावास काट रहे हैं बलात्कार में, जिसमें प्रियंका जी और पूरे हमारे कांग्रेस के नेताओं ने सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ी। आप देख सकते हैं जैसे जिस तरीके से आपने अभी देखा कि मंदसौर में सड़क पे खड़े होकर जिस तरीके का विभत्स वीडियो आया, मैं उसको कह नहीं सकता
ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दर्शा रहा है। अभी आपने देखा गोंडा के एक जिला अध्यक्ष का किस तरीके से अपनी महिला कार्यकर्ता के साथ आलिंगन कर रहे हैं। अभी आपने बलिया का एक वीडियो देखा, इनके वरिष्ठ नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता है बब्बन सिंह, बुढ़े हो गए हैं, किस तरीके से एक बेचारी एक बच्ची के साथ किस तरीके का व्यवहार दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसको गोद में बैठा रखा है। एक अच्छे कलाकार को, जो भी उसके पास कला है, उसको गोद में बैठा रखा है। क्या है ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये महिला विरोधी, नारी विरोधी, नारियों का अपमान करने वाली पार्टी है। बीएचयू प्रशासन की लापरवाही सामने आई। परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को प्रश्न पत्र ही नहीं मिला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगातार अनियमितता का आरोप लग रहा है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि आज उनका 9 बजे से पेपर था। जब छात्र परीक्षा केंद्र पहुंचे तो उन्हें आधे घंटे तक इंतजार करने के लिए बोला गया। 1 घंटे बीत जाने पर भी उन्हें प्रश्न पत्र नहीं मिला, जिसको लेकर छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय जाकर जमकर हंगामा किया और कुलपति को इस बाबत ज्ञापन दिया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि इतने बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय की ये लापरवाही है कि उसने परीक्षा का समय निर्धारित कर दिया, लेकिन उसका प्रश्न पत्र ही नहीं तैयार किया, जिस कारण छात्र आज परीक्षा देने से वंचित रहे। छात्र शिवांश सिंह ने कहा कि कला संकाय के 3य वर्ष का छात्र हूं। आज हमारी परीक्षा थी, लेकिन प्रश्न पत्र न छपने के कारण परीक्षा नहीं दे पाया। समस्या है कि मेरा 9 बजे से बैक का एग्जाम था, जो पहले सेमेस्टर का था। अभी मेरा 5th सेमेस्टर खत्म हुआ, जो पूरा यूनिवर्सिटी में बाकी होगा 6th सेमेस्टर भी खत्म हो चुका है। तो हम लोग का 5th खत्म हुआ, तो रूल्स है कि 1st सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो 3rd सेमेस्टर में देना पड़ेगा। लेकिन 5th हम लोग देने आए सुबह, तो मेरे दोस्त लोग जो थे वो लोग सीधे एग्जाम हॉल चले गए। तो मैं गया तो मैं देख रहा हूँ मेरे एडमिट कार्ड अभी तक आया ही नहीं। मैं 2 दिन पहले इधर आके एप्लीकेशन देकर गया, मुझको बोला आप वेट करिए, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो मैं कल संडे था, कल तो बंद था, मैं टेंशन में था पूरा दिन। सुबह उठ के इधर आ गया 9 बजे, 10 बजे से खुला, 9 बजे से 10 बजे इधर खड़ा था। फिर 11 बजे तक मेरा एडमिट कार्ड मेरे हाथ पे आया। तो मेरे दोस्त को कॉल किया, क्या हाल है, तो उधर की जाके पता चल गया कि एग्जाम जो था वो मतलब वो लोग 1 घंटे से बैठे हैं, लेकिन उन लोगों को कोई क्वेश्चन पेपर मिला ही नहीं। तब बिना क्वेश्चन के आंसर कैसे करेंगे? आप लोग बात किए इसके संबंध में किसी उच्च अधिकारी से या किसी से? मेरा तो अभी, मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं इसी मामले में। एप्लीकेशन देने के लिए वार्ड चीफ प्रोक्टर से बात हो, लोग बोले एप्लीकेशन दे दीजिए आप, जो रूल्स है वो लोग बताए, हम बस उसको फॉलो कर रहे हैं। अब उन लोगों की बताए हुए रूल्स में हम चल रहे हैं, अगर इसका जिम्मेदारी उन लोगों की होना चाहिए। तो आप क्या मांग करते हैं? हम लोगों को क्या मांगे, एज सुन एज पॉसिबल हम लोगों का एग्जाम हो जाए, जितने जल्दी हम लोग को डिग्री मिल जाए, हम अपने फ्यूचर के लिए सोच पाएंगे, मास्टर्स करेंगे, कोई जॉब करेंगे। मैं अपना घर जाना है मुझे। आज हम सभी छात्र कुलपति महोदय को एक लेटर दिए हैं। जैसा कि आज मामला ये था कि आज हम एग्जाम देने 9 बजे, जैसा कि हमारा निर्धारित रूप से हमारा एडमिट कार्ड आया था, और मैं 9 बजे सेंटर हॉल में पहुंचता हूं और एग्जाम देने बैठता हूं। मुझे कॉपी दी जाती है, मैं अपना रोल नंबर सब चीज़ लिखता हूं। फिर उसके बाद जब मैं आधा घंटा जब मैं वेट करता हूं, तो उसके बाद ये कहा जाता है कि अभी तक आपका पेपर नहीं, प्रश्न पत्र नहीं आया है, आप आधा घंटा का वेट करिए, तो सेंट्रल ऑफिस से आ रहा है। हम वेट करते करते 1 घंटा हुआ। जब हम उसका विरोध करते हैं तो ये कहा जाता है कि प्रश्न पत्र छपा ही नहीं है, बना ही नहीं है। बताइए कितने शर्म और खेद का विषय है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक है, वैसे विश्वविद्यालय में ये देखा जा रहा है कि बच्चा एग्जाम देने बैठता है, प्रश्न पत्र ही नहीं बनता है। कितने शर्म का विषय है। आज हम सभी छात्रों ने विरोध किया, रेक्टर महोदय के पास गए, उनसे मिलने गए, तो वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद हम सभी ने एक एप्लीकेशन कुलपति को दिया गया है, और परीक्षा नियंत्रक को एक एप्लीकेशन देकर उनको ये बताया गया है कि इस पर जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए, अन्यथा हम सभी छात्र एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। आगे बात हुई तो क्या आश्वासन मिला? आगे बात यही हुई है, तो उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी और मेरा एग्जाम जल्द से जल्द शेड्यूल किया जाएगा। और आप लोग क्या हमारी मांगे यही है कि हमारे साथ और भी ये बांग्लादेश से, इधर आओ, हमारे साथ ये बांग्लादेश से चलकर यहाँ पे पढ़ने आया है, इसका समस्या बताओ। आईवीएफ सेंटर द्वारा 10 वर्षों की सफल यात्रा का जश्न मनाया गया। मोरफेयर्स आकृति इंटरनेशनल आईवीएफ सेंटर वाराणसी ने अपनी 10 वर्षों की उल्लेखनीय और सफल यात्रा का भव्य उत्सव मनाया। ये अवसर केवल एक चिकित्सकीय उपलब्धि नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों की खुशियों का प्रतीक था जिन्हें सेंटर की बदौलत मातृत्व और पितृत्व का सुख मिला।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी के विधायक सौरभ श्रीवास्तव रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व महापौर मृदुला जायसवाल उपस्थित रहीं। दोनों अतिथियों ने सेंटर के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ये संस्थान वाराणसी वासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर दिव्या अग्रवाल ने बताया कि 2015 में जब मॉर्फियस IVF और आयुष्मान हॉस्पिटल ने एक साथ काम शुरू किया, तब उद्देश्य केवल इलाज देना नहीं था, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के दंपतियों को विश्व स्तरीय उपचार घर के पास उपलब्ध कराना था। इस इंडो जर्मन साझेदारी के अंतर्गत अत्याधुनिक तकनीकों, प्रशिक्षित डॉक्टरों और नैतिक चिकित्सा प्रतिक्रियाओं को एक ही छत के नीचे लाया गया। बीते 10 वर्षों में संस्थान ने न सिर्फ हजारों जोड़ों को संतान सुख प्रदान किया, बल्कि IUI प्रक्रियाएं, CME वर्कशॉप्स और क्लिनिकल ट्रेनिंग के जरिए अनेक चिकित्सकों को भी प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर्स, मेडिकल छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। सभी ने संस्थान की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज किस संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया? आज में ये कार्यक्रम हमारा रखा है, हमने अपना 2015 में IVF मॉर्फियस आकृति IVF सेंटर का स्टार्ट किया था और हमारे आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसी के उपलक्ष्य पे हमने ये कार्यक्रम रखा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे द्वारा जो IVF हुए थे, उनके द्वारा जो बच्चे हुए हैं, आज उनके अभिभावक और वो बच्चे हमारे बीच में हैं, उसको देख के मुझे मतलब बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है और मुझे सच में मैं बहुत ही भावुक हो रही हूँ उन लोगों बच्चों को देख करके। आज उन लोग के हंसते हुए खिलते हुए चेहरे देख करके सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस कार्यक्रम का मेरा पर्पज़ ही ये था कि जो बच्चे हमारे द्वारा हो चुके हैं, उन बच्चों को हम बुलाएं, उनको उनसे मिलें। मेरा मेन पर्पज़ आज के कार्यक्रम का यही है। बकरीद के दृष्टिगत बेनियाबाग पार्क में विशेष व्यवस्थाओं के साथ बकरा मंडी मेला लगाया गया। आगामी 7 जून को बकरीद का पर्व प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जाएगा, जिसको देखते हुए बेनियाबाग पार्क में बकरा मंडी मेला लगाया जा रहा है। सोमवार से मंडी में बकरा बिकना शुरू हुआ, जो 6 जून तक लगातार बिकने का क्रम चलता रहेगा। मेले में भीड़ को देखते हुए CCTV सहित लाइट, पानी आदि की विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए जानवरों के लिए चारा, पानी की भी विशेष व्यवस्था की गई है। आयोजक मोहम्मद शिवाले मजीद और कलाम कुरैशी ने बताया कि हमारी स्मार्ट सिटी से परमिशन हो गई है, सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। पूरे मेले में बकरों के लिए टीन शेड लगाया गया है। इस मेले को आयोजकों द्वारा पूरी व्यवस्था के साथ चलाया जाएगा। दूर दूर से आए व्यापारियों के लिए भी खास व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन की खास व्यवस्था की गई है। वार्ता के दौरान आयोजन समिति के लोग उपस्थित रहे। ये कुर्बानी का मेला है जो बकरा ईद के मौके पर लगता है और ये मेला ये है कुर्बानी के लोग जानवर खरीद के आते हैं, अपने अपने घर कुर्बानी कराते हैं और ये कुर्बानी बहुत अहम है, वो इसको आदमी कराता है। और ये जो मेला चलेगा, ये मेला आप 26 मई से शुरू होगा और ये चलेगा 6 जून तक चलेगा। इस मेले में व्यापारियों की सारी सुख सुविधा है और जितना भी तिरपाल, टीन शेड, जितना लाइट, पानी, बत्ती, सारी व्यवस्था सब इंतजाम किया गया है और शासन प्रशासन की अनुमति से सारा ये काम हो रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए सारा सब हमारा सब इंतजाम सब CCTV कैमरा, जितना गार्ड, जितना सब प्रोटोकॉल, जितना सब पूरा लगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों से? काशीवासियों कहेंगे आप आइए आके बकरा देख के उसकी खरीदारी कीजिए, मेला का आनंद उठाइए। पर पर्ची क्या रेट रखा गया? पर पर्ची अभी हम समझ लेते हैं आपस में, जो होता है उसको हम बता दिए मुनासिब। जो पिछली बार शायद 500 रुपये था, इस बार जो रहेगा वो देख लिया जाता है, जो रहेगा कम से कम रखा जाएगा ताकि व्यापारियों की सुख सुविधा को देखते हुए। क्या है ये मेला? बकरा ईद के कुर्बानी का मेला लग रहा है, बकरों का, जो कि कुर्बानी की बकरे हैं। तो मेले में क्या क्या है? मेले में सारी व्यवस्था है। जो भी व्यापारी भाई हमारे दूर दराज से आ रहे हैं उनके लिए सारी व्यवस्था है। भीषण गर्मी को देखते हुए पानी, चारा, व्यापारी भाइयों के लिए सारी सुविधा पूरी एकदम उपलब्ध है। तो मेले में कहाँ जब व्यापारी आ रहे हैं और क्या क्या बिक्री होगा? मेले में सिर्फ बकरा बिकेगा, अगर भेड़े में दुम्बा आ जाएगा, मेंढा आ जाएगा, यही बिकेगा। बकरे का कौन कौन सा नस्ल है?
बकरे में बरबरा भी रहेगा, गोरखपुरी भी रहेगा और राजस्थानी भी रहेगा, अजमेरा भी रहेगा, सब इसमें नस्ल रहेगा। परमिशन हो गया है। इस बार कितनी दुकानें लगी हैं? इस बार हमारा स्टॉल लगा है 100 के करीब। 100 की तरह। हाँ, कितने बजे तक ये मेला चलता रहेगा आपका? ये मेला सुबह 7 बजे से लेकर 11-12 बजे रात तक चलेगा। लगातार चलेगा जी। बिहार निवासी नवोदित फाउंडेशन में कार्यरत कर्मचारी ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। बिहार निवासी नवोदित फाउंडेशन शाखा के ऑडिट डिपार्टमेंट में कार्यरत प्रकाश चंद्र ने पुलिस आयुक्त वाराणसी से न्याय की गुहार लगाई। कहा, दबंगों ने 2 दिन कमरे में बंद करके मारा और फिरौती मांगी। मीडिया से बात करते हुए बिहार निवासी पीड़ित ने बताया कि 17 जुलाई 2024 से नवोदित फाउंडेशन में शाखा मधुबनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑडिट डिपार्टमेंट में कार्यरत हूं। ड्यूटी के दौरान कंपनी के काम से उसके मुख्य प्रधान शाखा कार्यालय आशापुर मवैया थाना सारनाथ में आना जाना रहता है। कंपनी के एमडी प्रभात कुमार व डायरेक्टर ऋषभ पांडे से मधुबनी स्थित कंपनी के ऑफिस के बिजनेस के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। इस दौरान मधुबनी स्थित ऑफिस में कुछ कर्मचारी द्वारा की गई गड़बड़ी के संबंध में पुनः एमडी प्रभात कुमार द्वारा प्रधान कार्यालय आने को कहा गया। प्रार्थी एमडी की बात मानते हुए दिनांक 13 मई 2025 को सुबह लगभग 9 बजे प्रधान कार्यालय सारनाथ मवैया पहुंचा। एमडी प्रभात कुमार के कार्यालय में प्रार्थी को बुलाया गया, जहां पहले से एमडी प्रभात कुमार के अलावा डायरेक्टर ऋषभ पांडे व 2-3 अज्ञात बैठे थे। प्रार्थी जैसे ही कमरे में गया, ऋषभ पांडे और प्रभात कुमार द्वारा प्रार्थी को जबरदस्ती गाली देते हुए बैठने को कहा गया। बैठने के उपरांत प्रार्थी को ऋषभ पांडे और प्रभात कुमार द्वारा मधुबनी स्थित कार्यालय में जो गड़बड़ी होने का हवाला देकर कहा गया कि तुम भी गड़बड़ी में शामिल हो, सच बताओ वरना तुम्हारे साथ क्या होगा तुम नहीं जान पाओगे। प्रार्थी घबरा गया और रोने लगा और कहा कि मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं, जहां भी नौकरी किया हूं ईमानदारी से किया हूं। इतना सुनते ही दोनों लोगों द्वारा कहा गया कि आज जाओ, कल पुनः आना। ऑफिस के कई लोगों को कल बुलाया गया है। प्रार्थी वहां से अपने दोस्त के घर रहने चला गया। पुनः जब 14 मई को प्रधान कार्यालय पहुंचा तो प्रार्थी को कंपनी के वेटिंग हॉल में बैठने के लिए कहा गया। प्रार्थी सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा। उपरोक्त दोनों लोगों द्वारा प्रार्थी को लगभग 7 बजे शाम में एमडी प्रधान कुमार द्वारा अपने कक्ष में बुलाया गया और प्रार्थी के ऊपर मनगढ़ंत इल्जाम लगाते हुए एमडी प्रभात कुमार, ऋषभ पांडे, मधुकर मिश्रा व 4-5 अज्ञात लोगों द्वारा गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगे और प्रार्थी का मोबाइल छीनकर अपने पास रख लिया। उपरोक्त सभी लोगों द्वारा प्रार्थी का जबरदस्ती अपहरण करते हुए एक अनजान जगह ले जाकर मारा पीटा गया। ये हमारे क्लाइंट हैं। इनके साथ जो है ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी में एक नवोदित कंपनी है, यहाँ आशापुर में ऑफिस है, उसकी एक शाखा है मधुबनी में। ये वहाँ माइक्रो ऑडिट के पद पे कार्यरत हैं। तो बीते 13 तारीख को कंपनी में कुछ गड़बड़ी को लेकर इनको प्रधान कार्यालय बुलाया गया था। तो ये प्रधान कार्यालय 13 तारीख को आए। तो अब एमडी प्रभात कुमार हैं और शायद डायरेक्टर, जैसा कि उन्होंने बताया, डायरेक्टर ऋषभ पांडे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम मधुबनी में गड़बड़ी की हो, उसमें तुम भी शामिल हो। इसने कहा कि भाई मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, जहाँ ही कहीं भी प्राइवेट नौकरी किया हूँ, मेरी छवि कहीं धूमिल नहीं हुई है। तो इतना कह के दबाव बनाने लगे इनके ऊपर कि तुम कबूलो कि तुमने गड़बड़ी की है। तो इसने कहा नहीं सर, रोने गाने लगा, बोला सर हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है, मैं ईमानदार नौकर हूँ। उसके बाद तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप 14 को आना और एम्प्लॉइयों को बुलाए हैं, कुछ मीटिंग हो जाएगी। तो इन्होंने बोला ठीक है सर मैं आ जाऊँगा। तो 14 को ये ऑफिस गया। 14 को ऑफिस जाने के बाद इसको जो है दिन भर बिठाए रखे ऑफिस। दिन भर बिठाने के बाद इसको शाम को 7 बजे प्रभात कुमार ने अपने एमडी कार्यालय में बुलाया, जहां ऋषभ पांडे और 3-4 अज्ञात पहले से ही बैठे थे। इनको इतना ही जब ये उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, 5 लाख की फिरौती मंगाओ, तब तो तुमको यहाँ से हम लोग बिहार जाने देंगे, नहीं जाने नहीं देंगे आपको। तो ये जो है 5 लाख की जगह बोला साहब मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, क्योंकि जान बचानी थी। इसने बोला कि साहब मेरे पास जितना हो पाएगा मैं करा दे रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है जितना हो पा रहा है कराओ। तो इसके पास 1 लाख रुपये अपने ससुर और अपने भाई के माध्यम से कंपनी के अकाउंट में डलवाया। तो ये लोग फिर जो है इसको अपने पर्सनल गार्डों के सुरक्षा से इसको मधुबनी भेजना चाहते थे कि जिससे ये दोबारा वापस ना आ पाए। लेकिन ये बीच में पेशाब का बहाना कुछ बना के ये भागा, अपनी जान
बचा के भागा। उसके उपरांत ये कचहरी आया है, एक हमारे मित्र हैं उनके माध्यम से, उसने कहा अपनी आप बीती वकील साहब बताई कि साहब हम लोग कमिश्नर साहब से मिले हैं। पहले पूर्व में भी सुनने में आ रहा है कि ऋषभ पांडे के खिलाफ कई सारे तहरीरें पड़ी हैं, एक आध दो घटनाओं में वो वांछित है या नाम है, ये तो पुलिस जांच का विषय है, पुलिस कर रही है जांच। लेकिन अब इसके साथ जो घटना घटी है उसका जो है तहरीर जो है हम लोग माननीय पुलिस आयुक्त महोदय को दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इसके कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, इसको न्याय मिलेगा। अभी दर्ज तो नहीं हुआ, उन्होंने कहा मैं जांच करा के FIR करा देता हूँ। उनके वापस आए हैं, नहीं तो कि भाई क्लाइंट को न्याय मिले, नहीं तो फिर यदि बोले हैं कि यदि जांच में सब सत्यता पाई गई तो जो है FIR दर्ज होगी। क्या घटना घटी आपके साथ? हमको हेड ऑफिस में बुलाया गया कि आप आइए, आपके ब्रांच मधुबनी शाखा पे कुछ गड़बड़ी हुई है, इसकी वजह से आपको बुलाया जा रहा है, आप आइए, आकर के यहाँ बात करना आपसे। क्या करती है? आशापुर में हेड ऑफिस है हमारा। किस चीज़ का हेड ऑफिस है? माइक्रो फाइनेंस का। क्या हुआ उसमें? नाम नवोदित फाउंडेशन नाम है कंपनी का हमारा। उसमें हमको MD सर द्वारा वहाँ बुलाया गया। वहाँ जाने के बाद हमको दिन भर बैठाया। 13 तारीख को सुबह में हम घर से निकले, सुबह 4:30 बजे, 5 विभूति एक्सप्रेस से उतरे। हम उतर करके यहाँ हेड ऑफिस 9 बजे करीब पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद हमारा वहाँ दिन भर बैठाया गया। उस दिन शाम में बातचीत किया गया, बोला गया कि भाई अब कल गाली गलौज से बात हुआ हमारे साथ कि तुम्हारे कंपनी में तुम जहाँ रह रहे हो वहीं पे तुम। किसने किया गाली गलौज आपके साथ? ऋषभ पांडे और प्रभात सर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वट सावित्री पर्व पर सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष का पूजन कर सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। कोतवाली पुलिस द्वारा 3 शातिर चोरों को चोरी की मोटरसाइकिल के पार्ट्स के साथ किया गया गिरफ्तार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज, उठाए कई सवाल। और BHU प्रशासन की लापरवाही आई सामने, परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को नहीं मिल सका प्रश्न पत्र। तो थे आज के समाचार, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।